देश के लिए सबक है कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार। स्वार्थी नेताओं ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इतिहास में दर्ज है कि भारत में हिंदुओं का नरसंहार बार बार हुआ। बार बार हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की कोशिशें की गईं। अनगिनत बार हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई। बार बार उनकी आस्था के केंद्र मंदिरों को ध्वस्त किया गया। भारत के इतिहास के साथ कई बार छेड़छाड़ हुई। किताबों में मुगलों को महान तो राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं के शौर्य को काट छांट कर बताया गया, लेकिन ये सब आजाद भारत के पहले का इतिहास है। आश्चर्य तो तब होता है जब आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में शासन की सह पर खुलेआम कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया और उनकी चीख और आक्रांताओं के अत्याचार को पूरी तरह से दबा दिया गया। 32 साल तक आजाद भारत के लोग इस बात से अनभिज्ञ रहे कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। बात इतनी भर सामने आई कि डर और दहशत के कारण कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर छोड़ दूसरी जगह शरण ले ली। लेकिन अब 32 साल बाद जो सच्चाई सामने आई है वो रूह को कंपा देती है। आज भारत का हर शख्स शासन से खुद को ठगा महसूस कर रहा है। कश्मीर में 32 साल पहले हुए रक्तपात और उसके पीछे की राजनीति को परत दर परत खोलती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह मेरी ये खास रिपोर्ट। आजाद भारत के कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार ऐसा काला अध्याय है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। एक ऐसा सच जिससे देश के लोग 32 साल तक अनभिज्ञ रहे। देश की मीडिया से भी वो नरसंहार छिपा रहा। बुद्धिजीवियों से लेकर राजनेताओं तक ने 32 साल पहले पंडितों के उस नरसंहार की सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने दिया। शासन प्रशासन ने पूरी तरह उसे दबाए रखा। बात बात में सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ये नैरेटिव करते रहे कि कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं हुआ था। ये वही सेकुलरिस्ट हैं जो आज भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं हुआ था। ये वही लोग हैं जो आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं किसी बाप के सामने उसके बेटे के 50 टुकड़े करके नहीं फेंका गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं की महिलाओं का बलात्कार नहीं किया, उनको निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि एक महिला को उसके बच्चे के सामने 2 टुकड़ों में नहीं चीरा गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि एक महिला को उसके ही पति के खून में सने चावल को पकाकर नहीं खिलाया गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीर की मस्जिदों से रालिव कालिव या चालिव का नारा नहीं लगा था, जिसका अर्थ है या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। हम क्या चाहते? आज़ादी। अगर कश्मीर में रहना होगा अल्लाहू अकबर कहना होगा। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। असी गछी पाकिस्तान बटव रोस्ता बटने अफसान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। ये वो नारे थे जो कश्मीर में 80 के दशक में लगने शुरू हो गए थे। ये वो नारे थे जिसे बोल कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जाती, उनका कत्लेआम किया जाता। 19 जनवरी 1990 को जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसकी पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं बनी। साजिश रचने का लंबा सिलसिला रहा। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ था। कश्मीर हमेशा पाकिस्तानियों को चुभता रहा है क्योंकि वे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। 14 अगस्त 1947 को लाखों लोगों के रक्त से पाकिस्तान ने अपने इतिहास का पहला पन्ना लिखा था। अभी वो रक्त स्याही सूखी भी नहीं थी कि 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारी वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे, और कबायलियों के साथ थे उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश से 5000 से अधिक कबायली 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में घुस आए। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोटरार थी। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। उनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था।
इसी उद्देश्य से कश्मीर घाटी, गुरेज सेक्टर और टिटवाल पर भी हमला किया गया। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां के नागरिक मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद कबायलियों का अगला निशाना उरी और बारामूला था। 23 अक्टूबर 1947 को उरी में घमासान युद्ध हुआ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इस अचानक हमले से स्तब्ध थे। 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की अपील की। महाराजा हरि सिंह ने उसी दौरान 26 अक्टूबर को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में कबायलियों का सामना करने के लिए विमान और सड़क मार्ग से पहुंच गई। इस प्रकार भारतीय सेना ने कश्मीर बचाने का अपना प्राथमिक लक्ष्य हासिल कर लिया। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार एक बार नहीं, कई बार हुआ। ये साजिश एक दिन में नहीं रची गई। इस सुनियोजित नरसंहार में सिर्फ पाकिस्तान के राजनेता, इस्लामिक टेररिज्म ही नहीं, भारत के भी राजनेताओं के शामिल होने की बू आती है। अब बात करते हैं 80 के दशक की राजनीति की। फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा नाम है जो इस दौरान कई बार मुख्यमंत्री बने और रहे। फारूक अब्दुल्ला की राजनीति में एंट्री होती है 1980 में। उससे पहले वो लंदन में डॉक्टरी की प्रैक्टिस किया करते थे। शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे और मुख्यमंत्री भी, उन्होंने फारूक को 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद 1982 में फारूक के पिता ने अपने बेटे को अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद दे दिया। बेटे द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता का 8 सितंबर 1982 को निधन हो गया। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई। उनके शपथ ग्रहण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की। ये वही दौर था जब राजीव गांधी की भी राजनीति में दखल शुरू हो गई थी। फारूक अब्दुल्ला का शासनकाल और चलता कश्मीर। 1980 के दशक में मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला का कार्यकाल और कश्मीर की वादियों में खौफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 8 सितंबर 1982 से लेकर 24 नवंबर 1983, फिर चुनाव के बाद 24 नवंबर 1983 से लेकर 2 जुलाई 1984 तक। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से 7 नवंबर 1986 से लेकर 23 मार्च 1987 तक फिर चुनाव हुए और उसके बाद 23 मार्च 1987 से लेकर 19 जनवरी 1990। जी हाँ, वो 19 जनवरी 1990 का दिन था जब अनगिनत कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। यही वो दिन था जब मस्जिदों से और कश्मीर की गलियों से गालिब गालिब या चालिब का नारा गूंज रहा था, जिसका अर्थ है या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। अगर कश्मीर में रहना है, अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। असी कच्छी पाकिस्तान, बटव रोस्ता बटने अफसान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। वो फारूक अब्दुल्ला का ही शासनकाल था जब 14 अगस्त 1983 को श्रीनगर में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दिन था 13 अक्टूबर 1983 जब श्रीनगर में भारत वेस्टइंडीज का वनडे मैच चल रहा था। उस मैच के दौरान पहली बार भारत विरोधी नारे लगे थे। फारूक अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक। इस विधेयक को समझना बहुत जरूरी है। इस विधेयक से फारूक अब्दुल्ला जैसे राजनीतिज्ञों के दिमाग के अंदर झांकने में आसानी होगी। जब शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एक विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था। उस विधेयक का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक। इस विधेयक को विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज भी दिया गया था। इस विधेयक में लिखा गया था कि जो लोग कश्मीर में अपनी संपत्ति छोड़कर पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कहीं और चले गए हैं, वे फिर से कश्मीर लौट सकते हैं। इस विधेयक का विरोध भी बहुत हुआ क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। इसका फायदा गलत इरादे रखने वाले लोग, आतंकी और अलगाववादी आसानी से उठा लेते। जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था, वो भी आसानी से कश्मीर में एंट्री ले लेते। समझा जा सकता है कि पीओके से ज़्यादातर किस मानसिकता वाले लोगों की वापसी होती।
कौन अलगाववाद की आग में कश्मीर को और झोंकेगा जो पहले से ही सुलग रहा था। बिना सोचे समझे कहा जाए या सुनियोजित साजिश के तहत इस विधेयक को बनाया गया। उस दौरान फारूक अब्दुल्ला पर सवाल भी खूब उठे, लेकिन उन्होंने विधेयक को विधानसभा में फिर से पेश किया। इस विधेयक के आने से जो लोग पाकिस्तान जाकर बस चुके थे वे भी आसानी से कश्मीर में आ जाते, लेकिन उस वक्त के राज्यपाल BK नेहरू ने इस विधेयक को रोका और इस पर फिर से विचार करने को कहा। लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला को नागवार गुजरा और यहीं से कांग्रेस और इनके बीच की दूरी बढ़नी शुरू हुई। समझा जा सकता है कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो कश्मीर का बर्फ पिघलकर भाप में तब्दील हो जाता, इतनी गोलियां चलती, इतने बम फटते कि कश्मीर इसकी गर्मी सहन नहीं कर पाता। क्या हुआ था 19 जनवरी 1990 से 2 दिन पहले ये भी जानना जरूरी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वहां के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को कहा था कि गांव में आतंकियों ने शरण ले रखी है, CRPF फोर्स को गांव में ही रखा जाए, शहर में न लाया जाए। लेकिन CRPF को 17 जनवरी को शहर बुला लिया जाता है। फिर 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब CRPF को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई सरकार ही नहीं रही, ना कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस रहा, ना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर 19 जनवरी की सर्द काली रात को आतंकियों ने कश्मीर में आतंक का जो नंगा नृत्य किया, आज 32 साल बाद भारत की 130 करोड़ की जनता समझ रही है, उस जख्म को महसूस कर रही है। अब बात करते हैं साल 1986 की। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीनी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। गुलाम मोहम्मद शाह के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐलान हुआ कि जम्मू में न्यू सिविल सेक्रेटरीट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए। कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, उनका कत्लेआम शुरू हो गया। माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी संपत्ति लूटी गई। नतीजतन 12 मार्च 1986 को लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे न रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। ये भी चर्चा थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो तब कांग्रेस के नेता थे, ने हिंसा को उकसाया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने और शाह की जगह लेने के लिए इच्छुक थे। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने बाद में सईद को राज्यसभा में सीट दी और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। नवंबर 1986 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को फिर से जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही वो अवधि थी जब कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का रूप विकराल हो रहा था। ये वही दौर था जब हिंदुओं के मंदिरों में गौमांस फेंका जा रहा था। ये वही दौर था जब स्कूलों में गीता बंद करा कुरान पढ़ाया जा रहा था। ये वही दौर था जब पति की लाश के टुकड़े बोरी में भरकर पत्नी के सामने रख दिया गया। ये वही दौर था जब कश्मीर में गौहत्या चरम पर थी। कई कश्मीरी हिंदू अपनी गायों को लेकर भी भागे थे। 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। ये वो दौर था जब कश्मीर धीरे धीरे आतंकियों की गिरफ्त में जा रहा था और खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद हालात पर नियंत्रण नहीं रखा गया। 14 सितंबर 1989 को भाजपा नेता पंडित टीकालाल टपलू की आतंकियों द्वारा सरेआम हत्या कर दी जाती है। इस हत्या से कश्मीरी हिंदू दहशत में आ गए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन खुलेआम हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दे रहे थे। इसके 1.5 महीने बाद 4 नवंबर 1989 को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या कर दी गई। नीलकंठ गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें श्रीनगर हाई स्ट्रीट मार्केट के पास स्थित हाई कोर्ट के पास गोली मार दी गई। हत्या के बाद 2 घंटे तक उनका शव सड़क पर ही पड़ा रहा। जस्टिस गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर और अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद 27 दिसंबर 1989 की शाम वकील प्रेमनाथ भट्ट की भी सरेआम हत्या कर दी जाती है। प्रेमनाथ भट्ट अनंतनाग में अपने घर जा रहे थे
तो उनके घर के पास दासी मोहल्ला में JKLF के आतंकियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मारी। प्रेमनाथ भट्ट की हत्या के बाद भी उनके परिवार की सहायता करने के लिए मोहल्ले से कोई सामने नहीं आया, न ही किसी ने पुलिस को कुछ भी बताया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की उनके घर के सामने ही हत्या कर दी गई। उनके बूढ़े माता पिता जो घर में अपाहिज की मुद्रा में थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे की लाश घर के बाहर पड़ी है। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जमीन पर होने वाली घटनाओं के एक मौन समर्थक के रूप में गोल्फ खेलने और बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ व्यस्त थे। इसी कड़ी में एक बड़ा सच ये है कि 1989 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से प्रशिक्षण पाए 70 आतंकियों को छोड़ा गया था। इस घटना ने आतंकियों के मनोबल को और बढ़ा दिया। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। यही वो घटना थी जब आतंकियों को लाइसेंस मिल गया कश्मीर में कहर बरपाने का। इस बारे में हाल में जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP शेष पाल वैद्य ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 70 आतंकियों के इस पहले जत्थे को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में बाद में इन्हीं में से कई आतंकियों ने तमाम आतंकी संगठनों का नेतृत्व किया। उस वक्त राज्य में फारूक अब्दुल्ला और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं थी। इसकी बुनियाद दशकों से तैयार की गई थी। घाटी चल रही थी और फारूक अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ लंदन भाग गए। जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर भी कई सवाल उठे। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के प्रमुख सुरेंद्र कौल कहते हैं कि हमें कश्मीर से भागने के लिए मजबूर किए जाने के बाद हमने विरोध प्रदर्शन किया। वो 1990 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती सईद के साथ एक बैठक को याद कर कहते हैं कि मुफ्ती सईद ने बस इतना कहा था, हाँ ये ठीक नहीं है। उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। हमने उनसे कहा, स्थानीय पुलिस और खुफिया नेटवर्क क्यों गायब हो गए थे? कोई अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? लेकिन वो चुप रहे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश की राज्य और केंद्रीय पावर व्यवस्था चरमरा गई है और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।